हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और आज से हम जो 13th चैप्टर है फेडरल सिस्टम उसको स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो अब हम समझेंगे कि जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो यूनिटरी गवर्नमेंट है इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। स्टूडेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें डुअल गवर्नमेंट होती है। डुअल गवर्नमेंट का मीन्स ये है कि इसमें जो भी गवर्नमेंट होती है उसमें एक तो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, यानी जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, नेशनल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये क्या है, एक तो एक गवर्नमेंट है और दूसरी गवर्नमेंट कौन सी है, जो रीजनल गवर्नमेंट है, जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, जिसे हम रीजनल गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया कि फेडरल गवर्नमेंट में डुअल गवर्नमेंट है। एक तो इसमें सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जो नेशनल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होता है। किसके बीच में, नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है फेडरल गवर्नमेंट में। एक तो नेशनल गवर्नमेंट अपना नेशनल लेवल पर पूरा कंट्रोल करती है और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी अपनी इंडिपेंडेंट पावर दी जाती हैं स्टेट के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट, इसीलिए जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको डुअल गवर्नमेंट कहा जाता है। और अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यूनिटरी गवर्नमेंट में केवल सिंगल गवर्नमेंट होती है। स्टूडेंट, सिंगल गवर्नमेंट का मीन्स है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में केवल सेंटर में केवल जो नेशनल लेवल पर है वहाँ पर ही नेशनल लेवल में ही गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और वही सारे सिस्टम को चलाती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई रीजनल गवर्नमेंट है भी यूनिटरी सिस्टम में, तो वो भी जो ये नेशनल गवर्नमेंट है उसके अंडर ही, उसके कंट्रोल में ही काम करती है। तो स्टूडेंट, जो पहला डिफरेंस है उसमें हमने समझा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पर जो कंट्रोल है वो डुअल गवर्नमेंट क्यों है। एक तो नेशनल लेवल पे नेशनल गवर्नमेंट है और दूसरा है स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर जो है रीजनल गवर्नमेंट है, जिसको कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इस प्रकार फेडरल गवर्नमेंट में डुअल गवर्नमेंट कहा जाता है। जबकि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसमें जो सारी पावर्स होती हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पर बेसिस होती हैं और सारी पावर्स केवल जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके पास ही रहती हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या जो यूनिटरी सिस्टम है वहाँ पर केवल सिंगल गवर्नमेंट होती है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट कहलाती है, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही टोटली पावरफुल होती है। स्टूडेंट, इसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो यूनिटरी गवर्नमेंट है इन दोनों में जो डिफरेंस है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हम इसको समझते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जबकि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन भी हो सकता है या फिर वो अनरिटन भी हो सकता है। स्टूडेंट, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो फ्रांस है वो क्या है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो करने वाला स्टेट है, यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो करने वाला कंट्री है। और स्टूडेंट, अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल होगा ब्रिटेन। जो ब्रिटेन कंट्री है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, लेकिन तब भी क्या है, वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेलेंट होता है। जबकि जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पर हमेशा उसके लिए एक कंपलसरी कंडीशन है कि उसका अपना एक लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। तो फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हो गया जैसे यूएसए क्या है, यूएसए एक फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करने वाला स्टेट है। जैसे कि यूएसए के साथ ही अगर हम और एग्जांपल देखें तो यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राज़ील, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पर
फेडरल गवर्नमेंट को यूज़ किया जाता है, फेडरल सिस्टम यूज़ होता है। जबकि स्टूडेंट अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट को देखें तो यूनिटरी गवर्नमेंट के लिए है कि वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी हो सकता है। अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, जो फ्रांस है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, और अगर देखा जाए कि जो ब्रिटेन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन है। लेकिन दोनों ही जगहों पर, दोनों ही कंट्रीज़ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही पावरफुल होती है, और फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही जगह पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेवलेंट है। स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट डिफरेंस दिया गया है कि डिवीज़न ऑफ पावर, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें हमने पढ़ा कि जो यूएसए है वहाँ पर अगर यूएसए का एग्जांपल लिया जाए तो मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट के तीनों पार्ट हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो और चाहे वो जुडिशियरी हो, तीनों में ही स्ट्रिक्ट पावर ऑफ सेपरेशन होता है और डिवीज़न ऑफ पावर होता है। जबकि स्टूडेंट अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को देखें तो इसमें जो डिवीज़न ऑफ पावर है वो हम समझेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो रीजनल गवर्नमेंट है उसके बीच में स्ट्रिक्ट पावर ऑफ सेपरेशन होता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको कि नेशनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है वो अपने नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड मैटर्स में अपने लॉज को बनाती है। जबकि जो रीजनल गवर्नमेंट है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है वो अपने स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट में अपने लॉज को बनाती है। तो स्टूडेंट ये हमने समझा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीज़न ऑफ पावर्स होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, उनके फंक्शंस में अलग अलग उनके फंक्शंस में भी डिफरेंस होता है, और वो अपने फंक्शंस को करने के लिए सेंटर और स्टेट इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी जो नेशनल गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग काम करती है और जो रीजनल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है इंडिपेंडेंटली। और स्टूडेंट अगर हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी डिवीज़न ऑफ पावर नहीं होता है। जैसा कि स्टूडेंट हमने पढ़ा कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, यानी जो नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसके पास होती है, और जो रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में ही वर्क करती हैं। तो इसीलिए यूनिटरी गवर्नमेंट में डिवीज़न ऑफ पावर नहीं होता है। जो सारी पावर होती है वो कंप्लीट पावर होती है वो केवल किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, जिसे कि नेशनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। स्टूडेंट इसमें ही अगर हम जो कुछ और डिफरेंसेस हैं फेडरल सिस्टम और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसको समझते हैं, जिसमें कि फेडरल गवर्नमेंट में कहा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है फेडरल गवर्नमेंट में। लेकिन वहीं जब यूनिटरी गवर्नमेंट की बात आती है तो यूनिटरी गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम हो भी सकता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को वरीयता दी भी जा सकती है। और अगर क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कंडीशंस में, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट तो है लेकिन वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीमेसी प्रोवाइड नहीं की जाती है। स्टूडेंट ऐसी कंट्री जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट है या फिर जहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, जिनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या है, सुप्रीम है। तो ऐसी कंट्री है जापान। जो जापान की कंट्री है वहाँ पर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने सुप्रीमेसी प्रोवाइड की है। जबकि स्टूडेंट जब वहीं अगर देखा जाए तो जो ब्रिटेन है वहाँ पर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीमेसी प्रोवाइड नहीं कराई है। उसको क्या है, वहाँ की पार्लियामेंट वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी चेंज कर देती है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जो जापान है वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया की तरह ही उसको भी क्या माना जाता है, सुप्रीम माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को।
स्टूडेंट, तो ये क्या था कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम हो भी सकता है या फिर वो सुप्रीम नहीं भी हो सकता है। मींस कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को वरीयता दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। लेकिन जो फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जो फेडरल सिस्टम है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीमेसी दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को वरीयता दी जाती है। जैसे यूएसए है, ठीक है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है, काफ़ी सुप्रीमेसी दी जाती है। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी रिजिड होता है। मींस स्टूडेंट, रिजिड का मींस है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है। जबकि स्टूडेंट, अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो यूनिटरी गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी हो सकता है और वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। और स्टूडेंट, अगर हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल के रूप में आता है फ्रांस। फ्रांस ऐसी कंट्री है कि जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी रिजिड है। अगर हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें आता है ब्रिटेन, क्योंकि स्टूडेंट हम सभी जानते हैं कि जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो इजीली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर लेती है, उसमें प्रोविज़न्स को चेंज कर लेती है। स्टूडेंट, ये हमने समझा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड होती है। मींस कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है, इजीली उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। जबकि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यूज़ करती हैं, वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेवलेंट है, लेकिन उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी रिजिड है। मींस कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता है या काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन स्टूडेंट, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, लेकिन जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। मींस इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन, ठीक है। जो ब्रिटेन कंट्री है वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो जब चाहे अपने रूल को चेंज कर सकती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी नए प्रोविज़न को इजीली ला सकती है। इसीलिए वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। स्टूडेंट, इसमें हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पर जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो यहाँ पर जो जुडिशरी है वो भी इंडिपेंडेंट होती है। जबकि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो भी सकती है और कुछ जगह पर क्या है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। स्टूडेंट, तो क्या है, फेडरल गवर्नमेंट के लिए ये नेसेसरी होता है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी, जबकि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ में जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है या फिर कहीं पर वो इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकता है। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट डिफरेंस है फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में, उसमें बताया गया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर होता है। स्टूडेंट, बाईकैमरल लेजिस्लेचर का मीन्स होता है कि वहाँ पर क्या होती है, राज्यसभा और लोकसभा होती है। जैसे कि क्या है, हमारी कंट्री में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है तो उसमें क्या होता है, एक अपर हाउस होता है जिसे कि हम राज्यसभा कहते हैं और दूसरा होता है लोअर हाउस जिसे कि हम लोकसभा कहते हैं। तो क्या है, हमारे यहाँ बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। इसी तरीके से ये क्या है, फेडरल गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। जैसे यूएसए है, अगर यूएसए का एग्जांपल लिया जाए तो यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है। तो यूएसए में क्या होता है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको बेसिकली कांग्रेस कहा जाता है और वहाँ पर भी क्या होते हैं, एक सीनेट होती है और
दूसरी क्या होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होती है। तो स्टूडेंट वहाँ पर क्या होती है, सीनेट होती है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होती है। तो स्टूडेंट जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ का लोअर हाउस होता है और जो सीनेट होती है वो वहाँ का अपर हाउस होता है। तो इस तरीके से जितने भी फेडरल कंट्रीज़ हैं या फिर ऐसी जो भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट को यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है। मीन्स कि वहाँ पर क्या होते हैं, जो अपर हाउस है और जो लोअर हाउस है वो दोनों ही कंसिस्ट होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर में। और स्टूडेंट जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बाई कैमरल हो भी सकती है और वो यूनिकैमरल भी हो सकती है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन लेजिस्लेचर में नहीं है। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमेशा अपने नेचर में बाई कैमरल होती हैं, जिसमें कि लेजिस्लेचर में एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इनके बीच में बेसिक डिफरेंस को भी समझ लिया है। स्टूडेंट अगर हम फेडरेशन को समझें, जो कि फेडरेशन को कैसे बनाया जाता है, तो इसके 2 वेज़ होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। इसमें एक होता है बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन और दूसरा मेथड होता है बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। स्टूडेंट जो इंटीग्रेशन का मेथड है उसमें जो भी कोई भी अगर क्या है, कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट जो मिलिट्री वीक जो स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोविंसेस हैं, कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो कि क्या है, मिलिटरी वीक हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं जो कि वैसे इंडिपेंडेंटली हैं लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट हैं, मिलिटरीली वो वीक हैं, उनकी जो मिलिट्री पावर है वो काफ़ी कमज़ोर है। और वो अगर ऐसे स्टेट्स मिलकर या ऐसे प्रोविंसेस मिलकर अगर क्या करते हैं, एक बिग स्ट्रॉन्ग यूनिट को बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो इन सब का एक फेडरेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से भी फेडरेशन बन सकता है। जैसे कि स्टूडेंट यूएसए है, जो यूएसए है वो बेसिकली स्टार्टिंग में 13 स्टेट्स थे। यूएसए में 13 स्टेट्स थे और उन स्टेट्स ने आपस में मिलकर एक क्या है, आज काफ़ी पावरफुल जो स्टेट कह सकते हैं, काफ़ी पावरफुल कंट्री है, उसका निर्माण किया। एक फेडरेशन के रूप में ही यूएसए का विकास हुआ है, यूएसए का डेवलपमेंट हुआ है। और अब प्रेजेंट टाइम में यूएसए में टोटल कितने स्टेट्स हैं? प्रेजेंट टाइम में यूएसए में 50 स्टेट्स हैं। और जब इसको बनाया गया था यूएसए को, तो इसमें क्या थे, 13 अलग अलग प्रोविंसेस थे, 13 अलग अलग स्टेट्स थे। इनको एक ट्रीटी या एग्रीमेंट के थ्रू आपस में कनेक्ट किया गया था और इसी तरीके से यूएसए फेडरेशन बनता है। जो कि स्टूडेंट आज वहाँ पर कितने स्टेट्स हैं? आज यूएसए में 50 स्टेट्स हैं और यूएसए क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गया है और काफ़ी क्या है, बिग कंट्री है। तो स्टूडेंट ये हमने देखा कि इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे एक फेडरेशन बनाया जा सकता है और इसका एग्जाम्पल हमने यूएसए को देखा कि उसके लिए स्टार्टिंग में कितने थे, 13 स्टेट्स थे। तो 13 अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, उन्होंने आपस में मिलकर एक फेडरेशन बनाया जो कि आज यूएसए के नाम से जाना जाता है। और अब प्रेजेंट टाइम में यूएसए में 50 स्टेट्स हैं और यूएसए आज क्या है, वर्ल्ड में काफ़ी पावरफुल कंट्री है, काफ़ी पावरफुल स्टेट्स के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट ये तो था पहला मेथड कि फेडरेशन को कैसे बनाया जा सकता है, इंटीग्रेशन के थ्रू। मींस कि जब अलग अलग कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड प्रोविंसेस हैं या फिर कोई जो मिलिट्री वीक प्रोविंसेस हैं, मिलिट्री वीक जो स्टेट्स हैं, अगर वो आपस में मिलते हैं और मिलकर एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाते हैं तो उसको फेडरेशन कहा जाता है। स्टूडेंट एक दूसरा मेथड है फेडरेशन को ही बनाने का, उसका मीन्स है कि बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। वो कैसे बनाया जाता है? बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन के थ्रू। यानी उसमें क्या किया जाता है, किसी भी बड़े स्टेट को जो कि बड़ा बिग यूनिटरी स्टेट है उसको कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे स्टेट्स में। और उसमें क्या किया जाता है, उनको कुछ जो प्रोविंसेस हैं उनको कुछ
ऑटोनॉमी दे दी जाती है, उनको कुछ पावर्स दे दी जाती हैं ताकि जो उनका रीजनल इंटरेस्ट है उन प्रोविंसेस का, उसको भी प्रमोट किया जा सके, उसको भी संरक्षित किया जा सके। तो स्टूडेंट, हमने फेडरेशन को बनाने के दो मेथड देखे। पहला देखा बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, जिससे कि हमने यूएसए के फॉर्मेशन को समझा। और स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लें बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो इसमें हम देखेंगे कि जो कनाडा है, वो जो कंट्री बनाई गई है, उसमें क्या है, बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन को फॉलो किया गया, जिसमें कि जो एक बिग यूनिटरी स्टेट होता है उसको एक ऐसे फेडरेशन में कन्वर्ट किया जाता है जो कि क्या करता है, जिसमें जो छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उनको ऑटोनॉमी दे दी जाती है, उनको भी कुछ पावर दे दी जाती है ताकि जो उनके रीजनल इंटरेस्ट हैं, जो उनके क्या हैं, जो कुछ स्पेसिफिक जो उनके क्षेत्रीय जो हित हैं, उनको भी प्रमोट किया जा सके। ठीक है, उनको भी कुछ ऑटोनॉमी दे दी जाती है, उनको भी कुछ सेपरेट पावर्स उनके रीजन से रिलेटेड दे दी जाती हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा कनाडा को। तो स्टूडेंट, इसमें हमने पढ़ लिया कि फेडरेशन किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसके दो मेथड हैं, बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन और बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम यूएसए की ही बात करते हैं तो जो यूएसए है वो वर्ल्ड में सबसे पहला और सबसे पुराना फेडरेशन है। स्टूडेंट, जो अमेरिका का फॉर्मेशन किया गया था वो किया गया था 1787 में। जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है 1775 से 1783 तक, उसके बाद में जो एक नया स्टेट बनाया जाता है, नया फेडरेशन बनाया जाता है 1787 में। यूएसए को अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद फॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली यूएसए में ओरिजिनली कितने स्टेट्स थे, पहले 13 स्टेट्स थे और अब कितने स्टेट्स हैं, प्रेजेंट में 50 स्टेट्स हैं। और वहाँ पर क्या है, मॉडल ऑफ फेडरेशन है, यानी वहाँ पर फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही प्रेवलेंट है। और स्टूडेंट, अगर हम कैनेडियन फेडरेशन को देखें तो जो कैनेडियन फेडरेशन है वो क्या है, वहाँ पर जो 10 प्रोविंसेस हैं, पहले वहाँ पर ओरिजिनली 4 प्रोविंसेस थे। लेकिन स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा कि जो कैनेडियन फेडरेशन है उसमें क्या किया गया, बाय मेथड ऑफ डिसइंटीग्रेशन, बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन के थ्रू जो 4 बड़े बड़े प्रोविंसेस थे उनको 10 छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, जिससे कि क्या हो, जो अगर छोटे प्रोविंसेस बनाए जाएंगे तो उनको क्या दी गई, ऑटोनॉमी दी गई। और उन्होंने क्या किया, जिससे कि जो रीजनल इनके जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं, जो इनके रीजनल इंटरेस्ट हैं, वो भी प्रमोट हो सके। तो इसीलिए स्टूडेंट, जो कैनेडियन फेडरेशन है ये भी क्या है, काफ़ी पुराना ओल्ड फॉर्म्ड फेडरेशन है, जो कि इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1867 में। और जो कि अमेरिकन फेडरेशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1787 में। और जो कैनेडियन फेडरेशन है उसका फॉर्मेशन होता है 1867 में। लेकिन स्टूडेंट, इन दोनों में एक डिफरेंस है कि जो यूएसए है उसको बनाया गया है जिसमें क्या है, इंटीग्रेशन मेथड से, बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन से इसको एक फेडरल स्टेट बनाया गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में क्या किया गया है, कनाडा में बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन के थ्रू यानी स्टेट्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा के स्टेट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई। और जो रीजन्स थे, जो प्रोविंसेस थे, उनके डेवलपमेंट के लिए या उनके जो रीजनल इंटरेस्ट थे उनको भी प्रमोट किया गया। तो स्टूडेंट, ये हमने इसमें जो फेडरल सिस्टम है उसको पढ़ा। स्टूडेंट, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी, हमारी कंट्री में भी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रेवलेंट है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम को ही प्रेवलेंट किया। और इसके 2 मेन रीज़न, हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम को लाने के 2 मेन रीज़न्स थे, जिसमें कि पहला था क्योंकि जो हमारी कंट्री है इसका साइज़ क्या है, काफ़ी लार्ज है हमारी कंट्री,
काफ़ी बड़ी कंट्री है, और इसकी दूसरा रीज़न था कि इसमें क्या है, काफ़ी सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी है, कि इसका जो सोशल और कल्चरल बेसिस में इसमें बहुत ज़्यादा विविधता है। इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उनके द्वारा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेडरल सिस्टम को ही प्रिवेलेंट किया गया, फेडरल सिस्टम को ही इम्प्लीमेंट किया गया। स्टूडेंट, उन्होंने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो फेडरल सिस्टम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे इंडियन स्ट्रक्चर में काफ़ी क्या करता है, पूरे नेशनल लेवल पर जो नेशनल यूनिटी है और जो रीजनल ऑटोनॉमी है, नेशनल यूनिटी को तो बनाता ही है, साथ ही साथ जो रीजनल ऑटोनॉमी है यानी जो क्षेत्र के बेसिस पर जो छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं उनको भी अपनी ऑटोनॉमी मीन्स अपनी पावर के संग, अपनी स्वायत्ता के संग वो काम कर सकते हैं। ऐसा जो है फेडरल सिस्टम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने काफ़ी एफिशिएंट गवर्नेंस माना था, काफ़ी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इसको माना था। और उन्होंने कहा कि जो ये क्या है, हमारे देश में जो फेडरल सिस्टम है ये केवल एफिशिएंट गवर्नेंस ही नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि ये हमारी कंट्री की नेशनल यूनिटी को भी बनाता है और जो रीजनल ऑटोनॉमी है उसको भी बनाकर रखता है। एक तो क्या है, सबसे पहले इसके थ्रू, फेडरल सिस्टम के थ्रू जो हमारी कंट्री का जो गवर्नेंस है वो तो एफिशिएंट होता ही है, साथ ही साथ जो हमारी कंट्री की जो नेशनल यूनिटी है, जो राष्ट्रीय एकता की भावना है वो बनती है, वो बढ़ती है। और जो रीजनल ऑटोनॉमी है यानी जो क्या है, रीजनल बेसिस पर जो पावर दी जाती है, जो प्रोविंसेस में पावर दी जाती है, जिससे कि रीजनल जो इंटरेस्ट हैं वो भी प्रमोट हो सकें। तो ये क्या है, ये जो फेडरल सिस्टम है ये काफ़ी इफ़िशिएंट होने के साथ साथ देश में नेशनल यूनिटी को और रीजनल ऑटोनॉमी को भी लाता है। स्टूडेंट, जो ये फेडरेशन है अगर देखा जाए तो जो फेडरेशन टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में फेडरेशन टर्म का मेंशन किया गया है, तो स्टूडेंट इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, जो कि इसका मीन्स क्या है इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है स्टूडेंट। जबकि जो आर्टिकल 1 है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, कभी भी फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है उसमें कहा गया है कि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है, भारत क्या है, स्टेट्स का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। स्टूडेंट, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने कहा कि जो ये फ्रेज़ है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है उसको ही बताता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है ये जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है उसी को प्रेफर करता है। उन्होंने कहा कि जो यूनियन ऑफ स्टेट है हमारी कंट्री के लिए फेडरेशन ऑफ स्टेट वर्ड को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, हम अपनी कंट्री के लिए यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड का ही यूज़ करेंगे। ऐसा कहने के लिए उन्होंने 2 रीज़न दिए थे। उन्होंने कहा कि जो ये फ्रेज़ है फेडरल ऑफ स्टेट, ये हम फेडरेशन ऑफ स्टेट ये हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हमारी कंट्री के लिए हम यूज़ करेंगे यूनियन ऑफ स्टेट। और उन्होंने जो ये फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट इसको प्रेफरेंस देते हुए कहा कि उन्होंने 2 चीज़ें इसमें इंडिकेट की। उन्होंने कहा कि हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने इंडियन यूनियन को फेडरेशन ऑफ स्टेट इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि जो इंडियन फेडरेशन है वो अमेरिकन फेडरेशन की तरह इसको हमने एग्रीमेंट के थ्रू या ट्रीटी के थ्रू स्टेट को जोड़ के नहीं बनाया है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसके लिए
जो फ्रेज यूज़ होना चाहिए, जो टर्म यूज़ होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? यूनियन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट, जब हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि फेडरेशन वर्ड का मीनिंग होता है कि ट्रीटी, कि क्या होता है कि जो ट्रीटी से बने हैं या फिर जो आपस में कोई जिन्होंने एग्रीमेंट किया है उसके थ्रू ही जब छोटे छोटे प्रोविंसेस आपस में मिलकर बनते हैं किसी ट्रीटी के थ्रू या किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू, तो तब उन्हें फेडरेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है, जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन है। लेकिन स्टूडेंट, जो अपना इंडिया है उसके जो स्टेट्स हैं उनको हमने आपस में ट्रीटी करके ऐड नहीं किया है, ना ही स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है। स्टेट्स क्या हैं? हमारे यूनियन का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे स्टेट्स ने कोई संधि नहीं की है, कोई ट्रीटी नहीं की है, ना ही हमने कोई समझौता करके अपने स्टेट्स को अपनी कंट्री में जोड़ा है, बल्कि ये इसका क्या है? एक अभिन्न अंग है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। जबकि स्टूडेंट, उन्होंने इसी रेस्पेक्ट में, इसी फ्रेज के प्रेफरेंस में एक और व्यू पॉइंट दिया है। वो कहते हैं कि द स्टेट्स हैव नो राइट टू ससीड फ्रॉम द फेडरेशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा जाता है कि किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को जो इंडियन फेडरेशन है, जो इंडियन यूनियन है, उससे अलग होने का राइट नहीं है। ठीक है, उससे अलग होने का राइट नहीं है। द फेडरेशन इज़ ए यूनियन। जो फेडरेशन है वो क्या है? एक यूनियन है। बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल, क्योंकि ये क्या है? इनडिस्ट्रक्टेबल है। इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए स्टूडेंट, जो ये फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट, इसको ही प्रेफरेंस दी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और उन्होंने कहा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हम अपने इंडियन यूनियन के लिए फेडरेशन ऑफ स्टेट टर्म का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अमेरिकन फेडरेशन की तरह स्टेट्स को आपस में मिलाने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, ना ही कोई ट्रीटी की है, बल्कि जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं वो तो हमारे इंडियन यूनियन के क्या हैं? एक इंटेग्रल पार्ट हैं, एक अभिन्न अंग हैं। इसीलिए कहा, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे इंडियन फेडरेशन में जो इंडियन यूनियन है उसमें किसी भी स्टेट को सेंटर से, किसी भी स्टेट को हमारे इंडियन फेडरेशन से, इंडियन यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो इंडियन यूनियन है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए उन्होंने इस फ्रेज को समझाया कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनियन है, जो इंडिया है, उसके लिए यूज़ करेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो स्टूडेंट, इसको हमने यहाँ पर समझा। और इसके बाद आगे जो फेडरल सिस्टम है, जो इंडियन फेडरल सिस्टम है, वो बेसिकली जो कनाडा का जो फेडरल सिस्टम है उस पर डिपेंड है, उस पर बेस्ड है। स्टूडेंट, जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो बेसिकली कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरल सिस्टम से इंस्पायर है। हमारे यहाँ कैनेडियन मॉडल को ही यूज़ किया जाता है, उसके ही कुछ जो कि फेडरल सिस्टम से रिलेटेड उसके जो फंडामेंटल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। जो इंडिया है वो अमेरिकन जो फेडरल मॉडल है उसको यूज़ नहीं करता है, क्योंकि स्टूडेंट, जो कैनेडियन मॉडल है वहाँ पर जो सेंटर है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, और वहाँ पर अगर क्या है, जो सेंटर है उनके बीच में, जो सेंटर और स्टेट हैं, अगर उनमें कभी भी विवाद हो जाता है तो तब भी जो सारी पावर होती है वो किसके पास आ जाती है? वो सेंटर के पास आ जाती है। तो जो कैनेडियन मॉडल है उसमें जो सेंटर है उसको काफ़ी स्ट्रांग बनाया गया है। इसीलिए जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो भी कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है। स्टूडेंट, जैसा कि हम देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में तो हमारी कंट्री में भी क्या होता है? फेडरल सिस्टम होता है। मींस कि जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, वो नॉर्मल बेसिस पर अपना अपना फंक्शन इंडिपेंडेंटली करती हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर देखा जाए, अगर कभी इमरजेंसी की कंडीशन होती है, वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, तो उस टाइम पर
पर क्या हो जाता है, जो सारी पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। तो स्टूडेंट ये क्या दिखाता है कि हमारे देश में भी क्या है, सेंट्रल को कहीं ना कहीं जो स्पेशल पावर हैं, स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं वो दी गई हैं, जो कि स्टूडेंट ये इंस्पायर है इस चीज़ के लिए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के एस्टेब्लिशमेंट को बताया गया है। स्टूडेंट जो इंडियन फेडरेशन है वो कैनेडियन फेडरेशन से मिलता जुलता है। इसके लिए इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला बताया गया है कि जो इंडियन फेडरेशन है वो कैनेडियन फेडरेशन से रिजेंबल्स होता है, यानी उसकी तरह हमको दिखाई देता है, यानी इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी हद तक क्या हैं, सेम हैं। जिसमें कि स्टूडेंट सबसे पहला बताया गया है इन इट्स फॉर्मेशन। स्टूडेंट जो इंडिया का फॉर्मेशन है, जो इंडिया में जो सेंटर और स्टेट में जो फेडरल सिस्टम है उसका जो फॉर्मेशन है उसमें क्या है, ये हुआ था बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जब हमने पढ़ा था कि जो कैनेडियन फेडरेशन है, जो कैनेडियन फेडरेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें क्या हुआ था, जो दूसरा पॉइंट पढ़ा था, दूसरा मेथड था फेडरेशन का बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन के थ्रू ही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो डिसइंटीग्रेशन, इसके थ्रू ही जो कनाडा है और जो इंडिया है इन दोनों का ही जो फेडरल सिस्टम है उसको फॉर्म किया गया है। जबकि अगर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, यूएसए के फेडरल सिस्टम की बात की जाए, तो यूएसए में क्या है, यूएसए का जो फेडरल स्ट्रक्चर का मेथड है वो है बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन का मेथड है वहाँ पर। जबकि हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में कनाडा की तरह बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन के बेसिस पर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। स्टूडेंट इसमें जो सेकंड सिमिलरिटी दिखाई गई है कैनेडियन फेडरेशन के साथ इंडियन फेडरेशन सिस्टम की, उसमें बताया गया है इन इट्स प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन। स्टूडेंट जो कनाडा है वहाँ पर भी जो कैनेडियन फेडरेशन है वहाँ पर भी उसको भी क्या कहा जाता है, यूनियन कहा जाता है। और जो हमारी जो इंडियन फेडरेशन है उसको भी यूनियन कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। और वहीं जो कैनेडियन फेडरेशन है उसको भी यूनियन कहा जाता है। तो ये क्या हो गई, एक और सिमिलरिटी हो गई कैनेडियन फेडरेशन सिस्टम में और इंडियन फेडरेशन सिस्टम में। स्टूडेंट जो एक और लास्ट पॉइंट दिया गया है उसमें बताया गया है इन इट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इसमें बताया गया है कि जो भी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो ये फेडरल सिस्टम है इसमें बताया जाता है कि जो सेंटर होता है उसके पास क्या होती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर होती हैं। सेंट्रल जो पावर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और अगर कोई भी रेजिडरी पावर्स हैं तो वो भी किसके पास होंगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही चले जाएंगी। तो स्टूडेंट ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें यही समझाया गया है कि ये जो इसकी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, जिसमें कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें जो प्रेवलेंट दी जाएगी, जो इसमें महत्ता दी जाएगी, जो इम्पोर्टेंस दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, सेंटर को दी जाएगी। और जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये कहा जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए और इसी प्रिंसिपल पर इंडिया भी अपने फेडरेशन सिस्टम को चलाता है। अगर कभी भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीज़न को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो स्टूडेंट इसमें हमने समझा कि जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है जिसमें कि सेंटर को इम्पोर्टेंस दी जाती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और कैनेडियन फेडरेशन में कॉमन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने इस लेक्चर में हमने फेडरल सिस्टम को
कम्प्लीटली काफ़ी हद तक हमने समझ लिया, जिसमें कि सबसे पहले हमने इसके बेसिक जो उसका इंट्रोडक्शन है उसको समझा। इसके बाद हमने जो फेडरल सिस्टम है और जो यूनिटरी सिस्टम है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को भी समझा। और इसके बाद हमने समझा कि जो ये फेडरेशन सिस्टम है, जो फेडरेशन बनाया जाता है, जो कि फेडरेशन वर्ड है वो फोडस से बना है, जिसका मीन्स होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट। और इस पर हमने उसके बाद पढ़ा था कि जो फेडरल सिस्टम है इसके बीच में इसका जो फॉर्मेशन है फेडरेशन का, उसके लिए हमने 2 मेथड पढ़े थे, जिसमें कि हमने पढ़ा था बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके थ्रू यूएसए का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा हमने पढ़ा था बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जिसके थ्रू कैनेडियन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट, फिर हमने इसमें यूएसए के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने जो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर है उसको और जो कैनेडियन फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इसको हमने स्टडी किया। और हमने इसमें ये पढ़ा कि जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो कैनेडियन मॉडल से ही इंस्पायर है, और जो हमारा इंडियन फेडरल सिस्टम है वो कैनेडियन मॉडल पर ही बेस्ड है। और जो हमारा इंडियन फेडरल सिस्टम है और जो कैनेडियन फेडरल सिस्टम है, इन दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।